हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ रिएक्ट वेस एंगुलर। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताऊंगी एंड रिएक्ट एंड एंगुलर की टेक्नोलॉजीज बताऊंगी, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और क्या करना चाहिए। एंड लर्निंग कर्व बताऊंगी इसमें कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं हमें लर्न करना चाहिए। एंड इनके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ रिएक्ट एंड एंगुलर। तो जो रिएक्ट जो था वो फेसबुक की टीम ने बनाया था एंड एंगुलर जो है गूगल की टीम ने बनाया है इसको। एंड रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर जो हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें हम किसी बटन पर क्लिक करने पे या लिंक पे क्लिक करने पर हमें वो रीलोड जो रीलोड नहीं होती हैं वो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती हैं। और अगर रीलोड होती हैं तो वो रिएक्ट या एंगुलर में डेवलप नहीं होती हैं। तो बेसिक यही डिफरेंस है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम रिएक्ट एंड एंगुलर यूज करते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि रिएक्ट जेएस एक फ्रंट एंड ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और एंगुलर हमारी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे होंगे कि ये पहला तो ये है कि ये ओपन सोर्स क्यों रखा है। जो रिएक्ट जेएस जो फेसबुक ने डेवलप किया है तो इसको ओपन सोर्स सबके लिए पब्लिकली क्यों रखा हुआ है। और और इसको और एंगुलर को गूगल ने डेवलप किया है, जो कि गूगल ने भी इसे ओपन सोर्स रखा है पब्लिकली रखा है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लाइब्रेरी क्या होती है और फ्रेमवर्क क्या होता है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो बेसिक डिफरेंस व्हाट इज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क, तो इसमें डिफरेंस बताऊंगी। तो लाइब्रेरी जो होती है उसका खुद का, अगर हम किसी लाइब्रेरी को यूज करते हैं तो हम उसमें खुद अपना कोड स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने खुद के फंक्शन बनाते हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं। कि मतलब हमने अगर कोई फंक्शन बनाया तो हमें वो कहाँ कॉल करना है और उसको हमें कहाँ क्रिएट करना है, हमें एपीआई कहाँ कॉल करनी है। हमें इस तरीके से हम खुद डिसाइड करते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर खुद बनाते हैं। तो ये बेसिक लाइब्रेरी के लिए होगा। और फ्रेमवर्क क्या हो गया। फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें जो कोड स्ट्रक्चर होता है इसके फंक्शंस जो होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं। कि हमें एक एक रूल की तरह होता है एक, कि यहाँ पे ये फंक्शन लिखना है, यहाँ पे हमें वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे हमें एपीआई कॉल करनी है। तो वहाँ पे इनबिल्ड है ये सब चीजें, इसका कोड स्ट्रक्चर वहाँ इनबिल्ड है। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में। और एक जो लाइब्रेरी का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, और जो फ्रेमवर्क का होता है वो बहुत बड़ा होता है साइज। तो बेसिक यही डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पर भी एक यही इंटरव्यू क्वेश्चन बन रहा है कि लाइब्रेरी, इंटरव्यूअर ये भी आपको पूछ सकता है कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। तो आप सीधे सीधे आप यही आंसर कर सकते हैं कि जो लाइब्रेरी का कोड स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ फंक्शन क्रिएट करना है, कहाँ उसको कॉल करना है, कहाँ हमें एपीआई बनानी है। तो ये सब चीजें हमारे ऊपर होती है। तो हम फंक्शन इसको रीयूजेबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है, हम फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं। बट लेकिन फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता है। फ्रेमवर्क में कोड स्ट्रक्चर पहले से ही डिसाइड होता है, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, क्रिएट होता है कि कहाँ एक कहाँ पे हमें फंक्शन बनाना है, कहाँ कॉल करना है। तो ये चीज ऑलरेडी फ्रेमवर्क में होती है। और बाकी का थोड़ा बहुत आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो बाकी का फिर मैं बताती हूँ एग्जांपल्स के साथ। तो जो रिएक्ट जेएस की जो वेब एप्लीकेशंस हैं तो वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। देखो एक इंस्टाग्राम है जो कि एक रिएक्ट जेएस में बना हुआ है, और एक फेसबुक है, फेसबुक ने तो खुद ही डेवलप किया है उसको, रिएक्ट जेएस को खुद बनाया है। तो फेसबुक भी रिएक्ट जेएस में बना हुआ है। ऊबर की वेबसाइट भी रिएक्ट जेएस में बनी हुई है। फिर एंगुलर में बताती हूँ आपको, एंगुलर में फ्रीलांसर की वेबसाइट बनी हुई है, वेब एप्लीकेशन बना हुआ है, पेपाल की बनी हुई है।
तो आईबीएम की बनी हुई है। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो ये सारे, तो ये आप देख सकते हो इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो आपको बताऊंगी, परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी। तो ये वाली, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऊबर, ये क्यों रिएक्ट जेएस में बनी हुई हैं, और एंगुलर में फ्रीलांसर हो गया, पेपाल हो गया, एंड आईबीएम की क्यों वेबसाइट बनी हुई है, मैं आपको ये भी बताऊंगी आपको आगे। तो तो सबसे पहले आपको कंपैरिजंस के बारे में बताती हूँ। तो ऑलमोस्ट इसमें जो टेक्नोलॉजीज होती हैं सेम ही यूज होती हैं। बेसिक जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट यूज होती है, एचटीएमएल यूज होती है, सीएसएस यूज होती है। और एक्मा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मोस्टली एक्मा स्क्रिप्ट ES6 ही यूज होती है सबसे ज्यादा। अगर आपको बेसिक जावा स्क्रिप्ट आती होगी तो उससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता। बट लेकिन अगर आपको एक्मा स्क्रिप्ट आती है, ES6 आती है, तो आप आसानी से कोड कर सकते हो। और टाइप स्क्रिप्ट, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो टाइप स्क्रिप्ट को लर्न करने में बहुत आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको बस उसमें टाइप डिफाइन करने होते हैं ओनली टाइप स्क्रिप्ट में, वरना बाकी का सेम जावा स्क्रिप्ट होती है। तो इतना टफ नहीं है उसको लर्न करना। फिर उसके लर्निंग पर्पज से आपको बताती हूँ। तो अगर लर्निंग के पर्पज से आप देखते हो कि एंगुलर पहले सीख लोगे या रिएक्ट जेएस आप पहले सीख लोगे, अगर आपके अंदर ये चीज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों में टाइम लगेगा सीखने में, दोनों बराबर टाइम लेंगी। बस इतना डिफरेंस होता है इसमें, एंगुलर में जो होता है, अभी एंगुलर में काफी वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो वो एंगुलर के अपडेट होते रहते हैं वर्जन्स। एंड बट लेकिन रिएक्ट जेएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एंगुलर में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि इनबिल्ट फीचर्स होते हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि फॉर्म वैलिडेशन हो गया, एपीआई हो गया, राउटिंग हो गई, ये सब, ये सारे फीचर आपको इनबिल्ड मिलेंगे। तो ये सब हो गया, तो इसके वर्जन चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये एंगुलर काफी बड़ी होती जा रही है। बट लेकिन रिएक्ट जेएस आपको लगता है कि नहीं, कि रिएक्ट जेएस आप कम टाइम में सीख सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रिएक्ट जेएस में इनबिल्ट फीचर नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि काफी सारी, इसमें काफी सारी लाइब्रेरीज होती है जिन्हें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, और हमें उनके बारे में सीखना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है रिएक्ट को भी सीखने के लिए। तो जैसे हो गया एक्जियोस हो गया, हमें एपीआई कॉल करने के लिए, तो तो वो हमें अलग से, हमें उसका लाइब्रेरी इंस्टॉल करना होता है। एंड हुक्स हो गए, एंड राउटिंग हो गई, अगर अगर हमें कुछ भी राउटिंग करना होता है रिएक्ट में, तो हमें उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है। और उसके बारे में अलग से सीखना होता है, पढ़ना होता है। तो इस तरीके से रिएक्ट में भी टाइम लगता है काफी सीखने में, उसमें भी काफी सारे फीचर्स हैं सीखने के लिए। और एंगुलर में सिर्फ क्या होता है, कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं। बट लेकिन रिएक्ट में क्या है, क्लास बेस्ड भी कंपोनेंट होते हैं और फंक्शनल बेस्ड भी कंपोनेंट होते हैं। तो दोनों में मोस्टली बराबर ही टाइम लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रिएक्ट जल्दी सीख लोगे या एंगुलर जल्दी सीख लोगे। और वैसे तो मैं बोलूंगी कि रिएक्ट ज्यादा ही टाइम लेगी, क्योंकि रिएक्ट के साथ आ जाता है रिडक्स, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो लर्निंग के पर्पज पे भी वो दोनों ही सेम टाइम लेंगी। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि एंगुलर ज्यादा टाइम ले रही है या फिर रिएक्ट ज्यादा टाइम ले रही है। तो ये रही, यहाँ पे हमने लर्निंग के बेसिस पे बात की। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, कि क्या अच्छा है। तो यहाँ परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको सच सच बताऊंगी। परफॉर्मेंस के बारे में तो रिएक्ट जेएस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रिएक्ट जेएस यूज करता है वर्चुअल डोम, एंड एंगुलर यूज करती है रियल डोम। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बनना है कि रियल डोम क्या होता है एंड वर्चुअल डोम क्या होता है। तो रियल डोम क्या होता है कि जैसे अगर हमने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई, और हमने मान लो कोई भी छोटा सा उसमें चेंज किया, कुछ भी नया चेंज उसमें, छोटा सा कोई अपडेट किया उसमें, तो जब भी हम उसको अपडेट करेंगे, तो वो पूरी की पूरी वेबसाइट जो होगी, जो हमारी वेब एप्लीकेशन होगी, वो पूरी की पूरी रेंडर होगी, दोबारा से पूरी दोबारा से अपडेट होगी पूरी। बट लेकिन रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं है। रिएक्ट जेएस जेएस यूज करता है वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या करता है, सबसे पहले कंपैरिजन करता है। अगर हमने रिएक्ट जेएस में कोई छोटा सा अपडेट किया, और फिर उसके बाद हमने
उसको री रेंडर कराया। उसको री रेंडर कराने के बाद वो वर्चुअल डोम क्या करेगा, पहले कंपैरिजन करेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और क्या कहते हैं जो डिफरेंस उसे मिलेगा सिर्फ उतना ही अपडेट करेगा, अदरवाइज वो पूरा अपडेट नहीं करेगा, जिससे कि वो जल्दी अपडेट होगी। तो इसमें री रेंडरिंग अच्छे से होती है रिएक्ट जेएस में। और एंगुलर क्या है कि एंगुलर टाइम लेती है, क्योंकि वो पूरा डोम अपडेट करती है। तो अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो इसमें क्या रिएक्ट जेएस सबसे अच्छा होता है। तो आपको अब मैं एग्जांपल बताती हूँ प्रोजेक्ट्स के बारे में। आप जैसे एक डैशबोर्ड लीजिए, ले लीजिए जिसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। एक डैशबोर्ड आपका नॉर्मल सा बना है, बट लेकिन कभी कभी छोटे मोटे अपडेट हो रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं होते हैं। तो वो हमारे बेसिकली एंगुलर के लिए एंगुलर में बनी हुई है। और एक हमारा जो हम रोज यूज करते हैं नॉर्मली, अभी हम आजकल बहुत यूज करते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। तो हम चलो इंस्टाग्राम के बारे में बताती हूँ। अभी इंस्टाग्राम में क्या होता है कि हम नॉर्मली इंस्टाग्राम पे चैटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, चैटिंग भी हो रही है हमारी, पोस्ट भी अपलोड कर रहे हैं उस पे, एंड हम कमेंट्स भी हो रही हैं उसमें काफी सारी एक साथ। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो वर्चुअल डोम है कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के बाद वो अगर उसको कुछ डिफरेंट मिलता है तो वो उसको ही अपडेट होता है करता है। बाकी को पूरी एप्लीकेशन को वो अपडेट नहीं होता, वो करता है जिस इस ताकि इस जिसकी वजह से वो फास्ट है। और वहीं पे एक डैशबोर्ड है जो एंगुलर में बना है, तो वो कभी कभी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, नॉर्मली बेसिकली कभी कभी चेंज हो जा रहे हैं। तो अगर बेसिकली नॉर्मल कभी कभी चेंजेस हो जा रहे हैं तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जिस तो हमेशा इस टाइप की, जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं या ज़्यादा अपडेट नहीं होते हैं, तो इस टाइप की हम वेबसाइट एंगुलर में बनाना प्रेफर करते हैं, ताकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे, और उसकी फास्ट भी रहे, चलती रहे अच्छे से। और अभी अभी आपके मन में एक सवाल भी आया होगा कि जो अभी डैशबोर्ड हमने जो एंगुलर में बनाया है, तो हम उसको क्यों नहीं रिएक्ट जेएस में भी बना सकते हैं उसको। बट लेकिन उसमें क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, जो क्या होता है उसका हर एक जो भी लाइब्रेरी होती है उसका साइज हमेशा छोटा होता है। तो अगर मान लो मैंने डैशबोर्ड बना भी लिया, बट लेकिन उसमें ज्यादा अपडेट नहीं हो रहे हैं, तो उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए मुझे काफी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा उसका साइज इंक्रीज होगा। ठीक है। तो हमें उसका अगर उसमें कुछ ज़्यादा अपडेट भी नहीं करना है और उसमें उसका साइज भी इंक्रीज नहीं करना है, तो वो हमारा एंगुलर में ठीक रहेगा, और हमारे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए हम एंगुलर कहाँ यूज करनी चाहिए, रिएक्ट जेएस कहाँ यूज करनी चाहिए, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। और अभी एक क्वेश्चन और बाकी है कि ये जो रिएक्ट जेएस जो है फेसबुक ने पब्लिकली क्यों रखा है, एंड एंगुलर जो है गूगल ने पब्लिकली क्यों रखा है। तो मैं आपको इसका भी आंसर देती हूँ। इसका आंसर ये है कि अगर मान लो कल को आप या कोई और यूज कर रहे हो उसको, ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी बग मिलता है, ठीक है, तो बग मिला आपको और आपने उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद उसका जो एक उसका गिट गिट है आपने उसको पुश कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो फेसबुक वालों को आपकी क्वेरी मिलेगी, और क्वेरी मिलने के बाद आपसे उनको क्वेरी भी मिल रही है कि क्या मेरे इसमें क्या बग मिला है, तो इस तरीके से उनको मिलता है और आपने उसको रिजॉल्व भी कर दिया। तो अगर उनको वो कोड सही लगा तो वो उसको अपना उसमें यूज कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी या फिर अपने फ्रेमवर्क में। तो इसलिए वो ओपन सोर्स रखते हैं, ताकि अगर हमारी उसमें कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं तो वो हमें पता चल सके। और अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि फेसबुक ने रिएक्ट जेएस क्यों बनाया। वो मान लो जे क्वेरी भी यूज कर सकता है, नॉर्मल एचटीएमएल भी, मतलब ऐसे यूज कर सकता है, कुछ भी यूज करके बना सकता है कुछ भी, और गूगल भी ऐसे ही। तो बेसिकली इन्होंने इसलिए बनाया है कि ताकि अपनी खुद अपनी डिपेंडेंसी किसी और पे ना रहे। अगर मान लो उन्होंने किसी और का फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज की और उसमें अगर किसी ने चेंजेस किए, तो इनको क्या करना होगा, पूरा स्टार्टिंग से अपना जो भी होगा
वेब एप्लीकेशन पूरा चेंजेस करना पड़ेगा उसमें। और लेकिन अभी ये अपना इन्होंने खुद क्रिएट कर लिया है ये सब रिएक्ट और एंगुलर। तो अब ये क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कभी भी कुछ चेंजेस आते हैं तो उनको पता हो रहेगा कि कहाँ पे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर लेंगे। तो बस इसीलिए इन्होंने अपने अपने लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क बना रखे हैं। तो बेसिक यही डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको उसका आंसर भी दूंगी, आपको वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगी। एंड थैंक यू।